रवि सक्सेना इंदौर के प्रॉपर्टी डीलरों में मशहूर था। जो कोई भी प्रॉपर्टी बेच न सके वो रवि को सौंप देता। हत्या वाले घर, उजाड़ हवेलियां या आत्महत्या की घटनाओं वाले फ्लैट रवि ने सब बेच डाले थे। इसलिए जब उसे मंडला जिले के बाहरी इलाके में स्थित देशमुख हवेली का केस सौंपा गया तो उसने बिना झिझक के हामी भर दी। ये उसके लिए एक और मौका था खुद को साबित करने का। हवेली एक पुरानी विशाल इमारत थी जो जंगलों और झाड़ियों से घिरी थी। जब रवि जुलाई की एक उमस भरी सुबह वहां पहुंचा तो हवा में अजीब सी स्थिरता थी, मानो सब कुछ रुका हुआ हो। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक सड़ी हुई जली लकड़ी और मिट्टी के तेल जैसी गंध ने उसे घेर लिया। अंदर का नजारा और भी अजीब था। हर चीज पर राख की मोटी परत जमी हुई थी। फर्श, दीवारें, फर्नीचर, सब कुछ जैसे सालों से जला हुआ हो। रवि ने रेलिंग पर हाथ फेरा तो राख उसके हाथ से ऐसे चिपक गई जैसे कोई जीवित चीज हो। बाहर एक झोपड़ी में रहने वाला बूढ़ा चौकीदार भैरव उसे मिला। साहब, सूर्य ढलने के बाद यहां मत रुकिएगा, भैरव ने धीमे स्वर में चेताया। क्यों, भूत आएंगे क्या? रवि ने हंसते हुए पूछा। भैरव ने नजरें चुराते हुए कहा, हर रात वो फिर से जलते हैं। रवि ने इसे गांव वालों की अंधविश्वास कहकर टाल दिया। उसने फैसला किया कि वो खुद हवेली में रात बिताकर सब जांचेगा और डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेगा। उस रात ठीक 3:30 रवि की नींद एक अजीब आवाज से टूटी, धीमी घसीटती हुई पदचाप। उसने टॉर्च उठाई और हॉलवे की ओर बढ़ा। हॉल के अंतिम सिरे पर एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे उलझे बाल, राख से सनी सफेद साड़ी और झुकी हुई पीठ थी। जब उसने धीरे से मुड़कर देखा, रवि का खून जम गया। उसका चेहरा झुलसा हुआ और दरकता हुआ था, जैसे कोई कागज आग में जल गया हो। आंखों की जगह बस काले गड्ढे। टॉर्च गिर गई और जब रवि ने उठाई, हॉल एकदम खाली था। सुबह उठते ही उसने देखा कि राख पर किसी के पैरों के निशान थे, उसके कमरे तक आते हुए। अब रवि डर गया था। उसने तहसील कार्यालय जाकर हवेली का इतिहास खंगाला। पुराने रिकॉर्ड्स और एक बूढ़े क्लर्क की मदद से सच्चाई सामने आई। 1952 में देशमुख परिवार 11 सदस्य इस हवेली में रहते थे। एक रात अचानक आग लग गई और सभी जलकर मर गए। सबसे छोटी बहू मीरा रसोई में सबसे पहले मरी। लोग कहते हैं उसे बांझ होने के कारण अशुभ मानकर मिट्टी के तेल से शुद्धिकरण अनुष्ठान करवाया गया, जिसमें वो जिंदा जल गई। कहते हैं उसी रात पूरा परिवार राख में तब्दील हो गया। रवि ने फिर से हवेली में रात बिताई। उसने अगरबत्तियां जलाईं, सोचा इससे माहौल शांत होगा। मगर जैसे ही घड़ी ने 3:33 पर हवेली साएं साएं करने लगी। दीवारें गर्म हो उठीं और राख हवा में उड़ने लगी। फिर वो दिखे, जले हुए लोगों के राख जैसे साएं, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े अपने मरने की घटनाएं दोहरा रहे थे। एक औरत जलती साड़ी में दौड़ रही थी। एक बच्चा मेज के नीचे रो रहा था। एक बूढ़ा बंद दरवाजा पीट रहा था। और फिर मीरा आई। वहीं जली हुई टूटी फूटी आवाज में उसने कहा, तुम भी जलोगे। रवि अगले ही दिन इंदौर भाग गया, बट इट वॉज टू लेट। अब वो लगातार खांसने लगा। राख की तरह काला बलगम निकलता। उसे नींद नहीं आती। सपनों में वो खुद को जलते हुए देखता। एक रात वह गैस का चूल्हा ऑन करके हाथ में माचिस लिए किचन में खड़ा मिला। वह दोबारा भैरव के पास गया जवाब मांगने। आपने वहां की हवा में सांस ली साहब, अब वो राख आपके अंदर है। वो गुस्सा, वो शाप, सब आपके भीतर घुस चुका है, भैरव बोला। रवि ने फैसला किया कि वो इस कहानी का अंत करेगा। उसने एक पंडित को साथ लिया और फिर से हवेली गया। जैसे ही पंडित ने हवेली में कदम रखा, उसकी नाक से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया। अब रवि अकेला रह गया। उस रात ठीक 3:43 पर हवेली जलने लगी। असली आग नहीं, मगर इतनी यथार्थ कि रवि चिल्ला उठा। उसे अपनी चमड़ी जलती महसूस हुई। अपने ही मांस की बदबू आई। मीरा सामने खड़ी थी। वो बढ़ी और उसके कान में फुसफुसाई, अब तू भी जल। सुबह भैरव ने रवि की लाश हवेली के बीचों बीच पड़ी देखी। शरीर पर कोई घाव नहीं था, मगर चेहरा राख की तरह सफेद, आंखें खुली और फेफड़े राख से भरे हुए थे। मौत का कारण लिखा गया, हृदयाघात। हवेली फिर से बंद कर दी गई। अब जो रात को उस हवेली के पास से गुजरते हैं, कहते हैं एक आदमी कोट पैंट में गलियारों में घूमता दिखता है। उसकी आंखें खाली,
और होंठ हिलते हुए जैसे कुछ दोहरा रहे हों। अगर ध्यान से सुनो तो वो यही कहता है,